Hello, good evening everyone. Welcome back to your physics concept class. कल हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स. तो ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था, बट मैंने बोला था इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे. मैंने कल भी बोला था दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, बट फॉर द लिटिल मार्क्स लाइक 1 और 2 मार्क्स, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं. ऑलमोस्ट हमने कल ही डिस्कस कर लिया था. इससे पहले कि हम आज का टॉपिक डिस्कस करें, उस पुराने टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं. लाइक लिसन मी केयरफुली. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर a positive charge, for a negative charge. So कल ही मैंने बताया था आपको, we can consider this as a positive charge and the electric field lines. These are the straight lines with the arrow outward because the charge is positive. इस तरीके से आप जितनी लाइन शो करना चाहें यहाँ पे शो कर सकते हैं. ये पॉजिटिव के लिए हो गए. दिस इज द डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ फॉर द नेगेटिव चार्ज, the diagram is almost same, but now the arrow should be inward towards the charge. This and this. So this diagram represents the electric field line due to a positive charge, and this diagram the electric field lines due to a negative charge simply. Now this is the first question. Draw the electric field lines for the positive charge and for the negative charge. So simple हो गया. Now the second question. Draw the electric field lines for two positive charges having the equal magnitude, like the q1 is given q2 and they are separated by a distance d, that is the r equals to d. दो चार्जेस गिवन है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनको एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे रख के उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म करनी है. तो आपको पता ही है पॉजिटिव की कैसे ड्रॉ करते हैं. तो लेट q1 इज हियर एंड q2 इज हियर. दिस इज q1 and this is q2. Now we have to draw the electric field lines. तो हमें ये पहले से पता है कि दो सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल करेंगे. तो जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी रिपल होते हुए शो करना है, लाइक दिस. ये जो बैकवर्ड्स हैं इनको हम ऐसे ही शो कर देंगे, और जो लाइन यहाँ से होंगी ये इधर आने वाली, वो ड्यू टू द रिपल्सन उनको मोल्ड होते हुए शो करेंगे इस तरीके से. बेसिकली जो मिडिल का पोर्शन है उसमें आप रिपल होते हुए उनको शो कर दें. दिस इज द डिस्टेंस d इज गिवन. तो ये तो इक्वल मैग्नीट्यूड की कंडीशन थी. डायग्राम स्क्रीन पॉज करके नोटिस करते जाइएगा, देखते जाइएगा. ठीक से इसमें मैंने क्या किया, रिपल्सन शो किया है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल होते हुए दिखाई दे रही हैं. अब क्या करना है, अगर यही क्वेश्चन सेकंड कंडीशन में आ जाए, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस the two charges again separated by the same distance but q1 is greater than q2. अगर q1 की वैल्यू q2 से ज़्यादा है, कंडीशन यही है, d डिस्टेंस पे ही है, पहले ये दोनों इक्वल थे तो ऑलमोस्ट आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल शो करेंगे. और सेकंड कंडीशन के लिए when q1 is greater than q2, again q1 is here, q2 is here. यहां आप क्या करेंगे,
क्या किया आपने, Q2 का अमाउंट कम है और Q1 का अमाउंट ज़्यादा है, तो आपको रिपल्सन तो वैसे ही शो करना है, लेकिन इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को कम रखेंगे और इसमें ज़्यादा रखेंगे। दूसरी भाषा में कहें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी को ज़्यादा रखेंगे, क्लोजर होंगी, और इसमें ज़्यादा डिस्टेंस वाइज। कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज draw the electric field line for the positive charge and the negative charge. The second is draw the electric field line for the two charges separated by a certain distance when they are equal in magnitude. In the second condition, when they are different in the magnitude, one of them is greater than the other. Now जो मैंने कल बताया था, ऑलमोस्ट बता चुका था, लेकिन वो भी बता रहा हूँ। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रेट पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम कर्व्स ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। दिस इज द यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक जो मेन पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, कहीं आप यूनिफॉर्म का मतलब ये तो नहीं समझ रहे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इंटेंसिटी इक्वली होगी, ऐसे ही यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये। तो लेट मी क्लियर, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये नहीं है जितनी पोर्शन में आपने ये एरिया में लाइन शो की है इन सब जगह इंटेंसिटी इक्वल है। दिस इज नॉट मीन। यूनिफॉर्म का मीन्स ये कि अगर चार्ज यहाँ कहीं जहाँ पे लाइन जनरेट हो रही हैं तो यहाँ से इक्वल डिस्टेंसेस पे लाइन, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्टेंस। ये 3 पॉइंट मैंने लिए हैं, 3 लाइन्स लिए हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, these पॉइंट्स एंड these पॉइंट्स, यहाँ इन सारे पॉइंट्स पे ये जो एक लाइन पर है, क्योंकि ये डिस्टेंस सपोज करिए r है तो ये सभी की r होगी, r1 है। दूसरी लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो r2 पे है और तीसरी लाइन सिमिलरली r3 पे हो सकती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, यहाँ पे E2 सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे E3। तो यूनिफॉर्म का मीनिंग ये है इक्वल डिस्टेंसेस पे सेम रहेंगे, क्योंकि आपको पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। क्लियर? इन सारे डायग्राम को स्क्रीन पॉज करके आप कॉपी पे लेकर नोट करते जाइए, ये बहुत यूजफुल है हर एग्जाम्स के लिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आगे आने वाले टॉपिक्स में डाइपोल आएगा, उनके लिए भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन तब हम प्रॉब्लम सेशन में वो डिस्कस करेंगे। अभी जितना सफिशिएंट था वो मैंने आपको बताया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टुडेज टॉपिक, एंड टुडेज टॉपिक इज electric field due to a uniformly charged circular ring. This is the topic. So चलिए न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये डायग्राम बना लीजिएगा। देखते हैं। This is the topic for today. Electric field due to uniformly charged circular ring. Uniformly charged. लास्ट क्लासेस में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था। देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन: लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। If the charge is distributed uniformly, then it is said to be uniform charge distribution. और ये 3 तरीके का था, जैसे मैं बता चुका हूँ। अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चूज करते हैं जिसकी एक डायमेंशन बाकी डायमेंशन के कंपेरिजन में बहुत बड़ी है, लाइक द रॉड, द वायर, तो वायर की लेंथ उसके डायमीटर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर चार्ज कैसा
होता है डिस्ट्रीब्यूट, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और अगर कोई लेमिना है लाइक दिस बोर्ड जिसकी 2 डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ कंपेरेटिवली टू थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके सरफेस पे। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइक आई स्पेयर 3 डायमेंशन पे जिनमें से कोई भी एक दूसरे के कंपेरिजन में नेग्लेजिबल नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूमेट्रिकली, मीन्स वॉल्यूमेट्रिक द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 टाइप के थे, मैं सिंपली याद दिला देता हूँ कि मैंने डेंसिटी भी आपको बताई थी। फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा is equals to total charge divided by the total length, and for the uniform distribution the small amount of charge means charge distributed per unit length is called the linear charge density। और जब यही चार्ज सरफेस पे डिवाइड होता है तो हम क्या इसको लिखते हैं, सिग्मा द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया दैट इज Q upon A और dQ upon dA। its unit is coulomb per meter, its unit is coulomb per meter square, and for the volume distribution it is Q upon V, that is dQ upon dV, unit is coulomb per meter cube। तो 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन था जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। और यहाँ हम आज बात करने वाले हैं रिंग की। तो रिंग क्या होती है, एक वायर को हम एज्यूम कर सकते हैं, लेट मी हैव अ वायर। See here, we have a wire. This is a wire. So if the charge is given to a wire, the charge is distributed on the length of wire. If the distribution is uniform, means per unit length में equal charge है, तो it is said to be uniform distribution। और इसको जब हम एक सर्किल की फॉर्म देंगे like this, तो हम क्या बोल सकते हैं, अब ये बन गई रिंग। तो जो इट मीन्स जो रिंग में हम डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करने वाले हैं वो कैसा होना चाहिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पर जो भी चार्ज होगा वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये तो है रिंग की बात। अब फिजिक्स इज द सब्जेक्ट, ठीक है, विच इज गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ स्ट्रीम, पीसीबी और पीसी, मीन्स जिनके पास मैथ्स है उनके पास भी होता है और जिनके पास बायो है 12th स्टैंडर्ड तक उनके पास भी होता है। तो मे बी बायो के स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल टर्म्स कुछ समझने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी मैं क्लियर किए दे रहा हूँ जो इसमें यूज होने वाले हैं। ऑल्दो 11th में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी लाइक मैं एक फॉर्मूला आपको नोटिस करता हूँ। वी हैव अ इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको ऑलरेडी क्लियर है, फॉर्मेशन। जब तक छोटे छोटे टर्म रहते हैं जैसे 2 + 2 + 2 + 2 आप इजीली ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब कोई फॉर्म हमें अप टू इन्फिनिटी तक या बहुत बड़ी लिमिट्स में करना होता है तो हम मैथमेटिकल टर्म इंटीग्रेशन यूज करते हैं, विच सिंपल मीन्स द फॉर्मेशन। ये फॉर्मूला आपको देख के याद आ रहा होगा, यहाँ यूज करना है इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। x⁴n tx, अगर कहीं ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। और अगर ये जो फंक्शन है, जो टर्म है, ये चेंज होता है, जैसे किसी चीज़ की वैल्यू 2 से लेकर 20 तक चेंज होती है, 3 से लेकर 15 तक चेंज होती है, तो जहाँ से लेकर जहाँ तक, लाइक 2 to 20 है तो 2 को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और हाईएस्ट को अपर लिमिट। तो इसी फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है विद लिमिट a to v, और इसको हम फाइनली क्या लिखते हैं, ये तो डिविड होगा, n + 1 पावर सेट करेंगे तो 1 + n is taken outside, and one time the x replaced by the upper limit means b to the power n + 1 minus a to the power n + 1। दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन कहीं कहीं पे सिर्फ यही गिवन होता है dx। अब यहाँ तो x है ही नहीं, और यहाँ जब x है ही नहीं तो फिर हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे।
ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि 1 का मतलब हम किसी भी टर्म की पावर 0 लिख सकते हैं, x to the power 0, y to the power 0, z to the power 0 and anything have the power 0 is equals to 1। किसी भी वेरिएबल की अगर पावर को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम ऐसे पुट कर लेते हैं, dx लिखा है और 1 इंटू डी एक्स लिखा है, तो आई मीन इतना तो क्लियर ही होगा कि एक ही मीन हुआ। और इस 1 को अगर हम ये लिख लें x to the power 0 एंड dx, तो क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एंड x to the power n dx, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करिए, x to the power n plus 1, n is 0 है, 0 plus 1 is 1 और x to the power 1 को हम सिर्फ x ही लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई n plus 1, 0 plus 1, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, 0 plus 1 डिवाइडेड बाई 0 plus 1, दैट इज x to the power 1, उसको हम सिंपल ही लिखेंगे, 0 plus 1 x डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू x। इट मीन्स dx का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ x होगा, और अगर इसकी लिमिट भी a v है तो क्या होगा, 1 टाइम x इज रिप्लेस्ड बाई a to v, दैट इज v माइनस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो स्क्रीन को पॉज करके आप ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला नंबर 1 और जब हम dx को इंटीग्रेट करते हैं ये 2, ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नोट डाउन कर सकते हैं अगर इसकी लिमिट भी हमने यूज़ कर रखी है a to b। जैसे हमने यहाँ तक सिंपल किया था, फिर यहाँ लिमिट के साथ किया, dx का इंटीग्रेशन x होता है ये हमें पता ही चल गया, जब लिमिट भी होगी तो b और a हम पुट कर देंगे। ये तो हुए वो बेसिक्स जो हम इस टर्म को ड्राइव करने के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। नाउ ओके, स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो लेट द चार्ज गिवन टू अ रिंग इज क्यू, रिंग पे जो चार्ज है वो क्यू है और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम पहले डायग्राम, और रिंग की एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, और इसी में आगे मैं ऐड कर देता हूँ ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पे फाइंड आउट करना है। तो पहले हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ देखिए एक रिंग फॉर्म करते हैं, और ये रिंग एक्चुअली बोर्ड पे जैसी बनी है ऐसी नहीं है, इट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। अभी मैं बताऊंगा डायग्राम में। और ये इसकी एक्सिस है, सेंटर से पास होने वाली लाइन, और यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे P, और यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करेंगे इसका A V, और ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस A, और ये जो डिस्टेंस लेंगे वो x ले लेंगे और इस डिस्टेंस को r ले लेंगे, मिड पॉइंट को C ले लेंगे। अब डायग्राम को देखिए, वायर मैंने कहाँ रख दिया, वेयर इज वायर, दिस इज द रिंग। तो बोर्ड पे जो सिचुएशन है वो ऐसी बनाई गई है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये ऐसी है, ऐसे बोर्ड के ऐसे, और इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन ये P पॉइंट यहाँ कहीं पे, और दिस इज द रेडियस, और ये ऐसे करके ये पॉइंट आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सिचुएशन है, दिस इज द रिंग, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग, और इस मार्कर की टिप पे आप अज्यूम कर सकते हैं पॉइंट P है, और दिस इज द रेडियस। तो ये एक ध्यान से आप देखेंगे तो राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा। चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, पूरी रिंग को जो चार्ज गिवन है उसको क्या अज्यूम किया, Q चार्ज रिंग पे है, चार्ज ऑन रिंग इज Q एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। ये हमने सपोज कर लिया है, लेट द चार्ज गिवन टू द रिंग इज Q एंड इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। अब हमें क्या करना है, लेट बी कंसीडर a small element of the ring, that is AB with the length dl and the charge on this element is dq। इस पर चार्ज सपोज कर रहे हैं वो dq सपोज कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग, और लैम्डा ऑलरेडी चार्ज डेंसिटी है,
क्या देखिए, द टोटल चार्ज इज क्यू डिवाइड बाई द टोटल लेंथ ऑफ द रिंग। ए रेडियस की रिंग है और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितनी होती है रिंग की, 2 पाई आर। यहाँ पे रेडियस को हमने ए एज्यूम किया है तो 2 पाई, so this lambda should be equals to q upon 2 pi a. And for the uniform charge distribution, the small amount of charge on the element of length dl. तो small amount of charge कितना है, dq, and length कितनी है, dl. ये वैल्यू वीकर होंगी, u होंगी, इसलिए मैं यहाँ पे नोट करके इसको लीव कर देता हूँ। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखते हैं, ये जो एलिमेंट है इसकी वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हुआ तो हमें पता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी लाइन को अगर हम आगे ले जाएं, दस डी ई, और स्मॉल अमाउंट है तो इसलिए मैं डी एज्यूम कर लिया। दूसरी सिचुएशन अब देखिए, एक एलिमेंट की वजह से यहाँ पे डी हो गया, अब इतनी ही लेंथ का एलिमेंट हम यहाँ भी एज्यूम कर लेते हैं, ए डैश बी डैश ये सी डैश, और अगर हम यहाँ से इसको लाइन को मिलाएं तो यही एलिमेंट इधर होगा। इसको हम सपोज कर लेते हैं सेम लेंथ है तो इसको हम डी डैश सपोज कर लेते हैं, या डी ही रहने देते हैं क्योंकि इक्वल ही होगा, इक्वल लेंथ का है तो इक्वल चार्ज भी है, डिवाइड है तो इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, डी। और ये दो हो गए। अब क्या करते हैं, ये एक्सेस पे हमें चाहिए, जबकि ना ये डी भी इधर नहीं है और ये डी भी एक्सेस के अलाउंग नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं, इफ दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, देन वी कैन ड्रॉ दिस लाइन, यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और इन एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स कितने कितने होंगे उसकी बात करते हैं। तो अब देखते हैं, ये एंगल भी थीटा है तो यहाँ कंपोनेंट क्या होगा इसका, वर्टिकल कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, और यहाँ भी डी ई साइन थीटा, और इधर दो कंपोनेंट होंगे जिनकी वैल्यू होगी डी ई कॉस थीटा फॉर द दिस एलिमेंट एंड फॉर दिस एलिमेंट। यहाँ पे अलग से देख लेते हैं, डायग्राम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। ये रिंग है, ये पॉइंट P है, ये वो एलिमेंट है ए भी, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया है जिसको D लिया था, और इतना ही एलिमेंट यहाँ लिया है ए बी डैश डी एल लेंथ का, इसकी वजह से ये यहाँ लिया है। और यहाँ देखिए दिस एंगल इज थीटा, देन दिस, इसको हमने D लिया है और इसको भी D लिया है। ये एंगल अगर थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा इधर होगा और डी ई साइन थीटा इधर होगा। सेम फॉर दिस, डी ई कॉस थीटा यहाँ होगा और डी ई साइन थीटा यहाँ होगा। तो अगर हम ये सपोज करें, वी कैन सपोज दिस रिंग मेड बाई टू सेमी सर्कुलर आर्क्स। हम ये सपोज कर सकते हैं ये रिंग दो सेमी सर्कुलर, आधा ये अपर पार्ट और आधा लोअर पार्ट से मिलके बनी है। तो इसका मतलब जितने ऊपर वाले एलिमेंट होंगे उतने ही लेंथ के नीचे वाले भी एलिमेंट होंगे। तो ये हमें पता है हाफ सेमी सर्कुलर के एलिमेंट के वर्टिकल कंपोनेंट सारे किधर होंगे, डाउनवर्ड होंगे, और अपर हाफ जो सेमी सर्कुलर है आधे ऊपर वाले, ये जो नीचे की तरफ आ रही है, किसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से हाफ सेमी सर्कुलर के वर्टिकल कंपोनेंट्स किधर आएंगे, देखिए ये नीचे की तरफ है, ये डी साइन थीटा, अपर हाफ के वर्टिकल डाउनवर्ड होंगे और लोअर हाफ के वर्टिकल अपवर्ड होंगे। और ये एंगल भी इक्वल है और डी की वैल्यू भी इक्वल होगी क्योंकि दोनों पे चार्ज इक्वल सपोज किया है, डी क्यू दोनों की लेंथ इक्वल है। तो ये क्या हो जाने चाहिए, आपस में कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये डायग्राम आप स्क्रीन पॉज करके डायग्राम दोबारा बना सकते हैं, अदरवाइज डायग्राम यही है, बट यहाँ पर ये कंपोनेंट थोड़े से शॉर्ट लग रहे हैं शो होने में। दो कंपोनेंट है, डी कॉस थीटा एंड डी कॉस थीटा, ठीक है। क्या रुकिए, मैं इसको क्लियरली फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। बस this element, this is the point, this
center O, radius A, C point, AB point, dl length and dq charge. Its component is dE, same element here, A dash, B dash, length is again same dl and charge is again same dq. Its midpoint is this and electric field due to this element is in this direction. इसके जब हम कंपोनेंट करते हैं तो ये दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज डी sin theta and in this direction d cos theta. For this its vertical component is this d sin theta and horizontal component is d cos theta. तो हम देख सकते हैं d sin theta and d sin theta इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है. तो अपर हाफ के लिए सारे डाउनवर्ड होंगे और लोअर हाफ के लिए सारे अपवर्ड होंगे. तो मिलके एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. दे शुड बी कैंसिल आउट. तो द समेशन ऑफ डी ई साइन थीटा इक्वल्स टू 0. इनका सम तो 0 हो जाएगा. इसका मतलब एक्सेस के अलोंग वाले कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा एंड डी कॉस थीटा ये दो हैं. पूरी रिंग के लिए सारे ऐड हो जाने चाहिए. हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी. तो लेट मी सी व्हाट हैपन. यहाँ देखते हैं. If the distance is x and this distance is r, so we can see here this is a right triangle POC. So in this right triangle the r must be equals to under root a square plus x square. This value, right, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. Then DE is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. The charge on element is dq upon r square. इसको हम ऐसे नोटिस कर सकते हैं. और यही वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon naught dq is replaced by from here dq is equals to lambda dl. This is lambda dl upon r is replaced by a square plus x square. From here r square equals to a square plus x square and lambda is also equals to this q upon 2 pi. 1 upon 4 pi epsilon naught q upon 2 pi a dl upon a square plus x square. This is that. And in triangle COP cos theta is equals to base upon hypotenuse, that is x upon r, and r is equals to x square plus a square power half. This अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट मीन्स पावर हाफ. ये वैल्यू हमारे पास में आ गई. अब हम क्या नोट कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू होल रिंग. ये तो वो वैल्यूज हैं जो यूज होने वाली हैं. इसमें क्या हो जाएगा, आप सरफेस डायग्राम देख सकते हैं. वर्टिकल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल बचेंगे और उनको सबको हम ऐड कर देंगे, मतलब सिंपली इंटीग्रेट करेंगे. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द यूनिफॉर्म रिंग, होल रिंग सॉरी, E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा. अगर वैल्यू पुट करते हैं DE की दिस वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon naught q upon 2 pi a dl upon a square plus x square and cos theta is equals to x upon a square plus x square power 1 by 2. इतनी वैल्यूज आप जो है इस स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करेंगे पहले. अब देखिए इसी वैल्यू को अगर हम आगे ले जाएं तो ये होगी
यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला टर्म कौन सा रह गया, dx जैसा होता है फिर dl, इट मीन्स लेंथ में इंटीग्रेट होगा। तो इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0 से लेके 2 पाई a। पूरी रिंग की लेंथ कितनी है, एलिमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ कितनी हो सकती, 2 पाई a। तो 0 to 2 पाई a इज द लिमिट। तो आप देख रहे हैं कि जो भी टर्म है उनको कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में। ये पूरा टर्म dl को छोड़ के बाकी सब बाहर आ जाएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/2 पाई a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 1 from this bracket and half from this bracket, 1 and half, 1 plus half is 3/2 equals to 3/2 limit 0 to 2 pi a dl। इतनी वैल्यू बची है। अब आप इस स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में इसको रब करने के बाद लिखता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl, जैसे dx का x होता है dl का क्या होगा l, और फिर हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज 2 पाई ए एंड लोअर लिमिट इज 0। तो ये क्या होगा, जस्ट 2 पाई ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ अलग से लिखिए dl 0 to 2 पाई ए, इसका इंटीग्रेशन होगा l और 0 to 2 पाई ए। फिर हम क्या लिखेंगे, l रिप्लेस्ड बाई अपर लिमिट दैट इज 2 पाई ए माइनस द लोअर लिमिट 0 2 पाई ए माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 पाई ए। तो यहाँ ये पुट करते हैं। नाउ E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/2 पाई a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 and this x is also here x and integration of dl is 2 pi a। तो you can see अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 पाई ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दिस 2 पाई ए एंड दिस 2 पाई ए कैन बी कैंसल आउट। द रिमेनिंग टर्म इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। This is the formula of electric field due to a uniformly charged circular ring। 1/4 pi epsilon naught qx upon a square plus x square whole power 3/2। So you can note down this also। Now there are two conditions in the formula। अब हम आपको ये भी शो कर देंगे कि फर्स्ट P be at the center of the ring। अगर ये पॉइंट P इसके सेंटर पे हो, मीन्स रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए if x equals to 0 then point P be situated at the center of ring। अगर हम ये डिस्टेंस 0 कर दें तो P पॉइंट कहाँ आ जाएगा, O पे आ जाएगा, मीन सेंटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट सेंटर। तो x जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं x तो मल्टीप्लाई में है, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक कंक्लूजन हमारे पास क्या हुआ, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज 0। This is the conclusion। डायरेक्ट 1 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। नाउ द सेकंड कंडीशन, ये सेकंड is here। If the x is much greater than the a, if the observation point is at a large distance as compared to the radius of the ring, तो हम क्या करेंगे, a को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है इस कंपेरिजन, और a को निगलेक्ट करते ही फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। यहाँ देखिए जैसे हम a को निगलेक्ट करेंगे ओनली बचेगा क्या, x स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस 2 एंड दिस 2 इज कैंसिल आउट, दिस इज x क्यूब और नंबरेटर में x भी है तो 1x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर। और ये कौन सा फॉर्मूला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर होता है। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस हम r लेते हैं तो, और यहाँ डिस्टेंस क्या है x है, तो x के टर्म में आ गया, r को करते तो r के टर्म में आ जाता।
तो ये कैसा बिहेव हो रहा है, नाउ द रिंग बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। और यही मैंने पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन में आपको बताया था कि पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा सा हो तो पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे वो चार्ज जो बॉडी के इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस से बॉडी का साइज नेग्लेजिबल हो तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस रूम को, क्लास को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं, पूरे हाउस को पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस उस बॉडी के साइज के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हो। तो वही सिचुएशन में आ रही है, इफ एक्स इज मच लार्जर देन द रेडियस ऑफ रिंग देन द रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये वही फॉर्मूला गया जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। इसलिए in this condition the ring behaves like a point charge। इस कंडीशन में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है रिंग पूरा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, स्टेप बाय स्टेप करिएगा। लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें भी होगी। और सो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर नाउ। So now we will meet on the next class. Till then, goodbye. Be safe, stay at home.